आइए देखते हैं कि सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सूरत स्प्लिट के कॉजेज़ क्या थे। अभी हम लोगों ने स्वदेशी वाला पूरा सेक्शन देखा था, उसमें यहाँ पे तक मामला आ गया था कि अब ये बाल गंगाधर तिलक को चेयर प्रेसिडेंट बनना है, बट वो हो नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे डिफरेंसेस कैसे रहे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस में विभाजन आपको स्प्लिट देखने को मिलता है। क्या मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और ये क्या नाटक, ठीक है। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में है ना डिफरेंसेस थे, वही बात है क्या कि मॉडरेट अपना आर्ग्यू और रिक्वेस्ट के फॉर्म में चल रहे थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बाइकॉट और स्वदेशी के फॉर्म में चले गए और अंग्रेज़ों का क्रिटिसिज्म करने लगे। तो इस मैटर पे ये हो गया। और तिलक चूँकि प्रेसिडेंट बनना चाह रहे थे, ये भी एक मैटर था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाह रहे थे कि कांग्रेस पे उनका कंट्रोल हो, है ना। तो ये क्या हुआ 1907 में सूरत स्प्लिट क्यों हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है कि पहले ये प्लान था कहाँ पे होगा कांग्रेस का सेशन 1907 में, ये नागपुर में होगा। और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक, इस दोनों में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लाल बाल पाल। तो उसमें लाल वाले लाला लाजपत राय और ये बाल गंगाधर तिलक। और मॉडरेट चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए, राइट। तो दोनों का अलग अलग ग्रुपिंग था। ये आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस में, ये वाला जो मैटर है प्रेसिडेंट बनने वाला, ये बैटल हुआ था गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में भी, जिसमें गांधी हार गए थे, है ना। पट्टाभी सीतारामैया गांधी की ओर से कैंडिडेट थे और सुभाष चंद्र बोस कैंडिडेट थे यूथ का, है ना। और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं उसके बाद, लेकिन गांधी के सपोर्ट के बिना कांग्रेस में काम करना मुश्किल था, तो फिर बोस रिजाइन कर देते हैं बाद में। तो ये मामला था कि इस दोनों में से किसी एक को बनाना, इनका है कि ये, उनका है कि रास बिहारी घोष। द सेशन कुड नॉट बी फॉर्म द फ्रॉम प्रोविंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसको शिफ्ट करना है, नागपुर से ये शिफ्ट कर गया कहाँ, सूरत। क्यों, लोकमान्य तिलक के डर से। क्यों कि ये तिलक का होम प्रोविंस है, राइट। द एवेन्यू शिफ्टेड टू सूरत टू इंक्लूड तिलक फ्रॉम प्रेसिडेंसी। कि तिलक का जो होम प्रोविंस है, तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पे ये होता है ये सेशन, तो उसमें तिलक तो डोमिनेट कर जाएंगे और बाल गंगाधर तिलक फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए इन मॉडरेट्स ने क्या किया कि इसको शिफ्ट कर दिया नागपुर से सूरत। अब मॉडरेट क्या डिमांड कर रहे हैं, मॉडरेट डिमांड कर रहे हैं कि स्वदेशी को ड्रॉप करो, है ना। ये अच्छा नहीं है, अंग्रेजों से बेवजह का पंगा हमारा बढ़ता जा रहा है। बाइकॉट को ड्रॉप करो, राइट। और नेशनल एजुकेशन सिस्टम पे जो हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया है, तो आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अभी इन चीज़ों को छोड़ दे। अभी वो समय नहीं आया है कि हम अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से इस तरह की बातें कर सकें। ये एक्सट्रीम मैटर है, इतना अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग रिफॉर्म पे बातें करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और छोटे छोटे डिमांड रखेंगे और उसी से काम हो जाएगा। और एक्सट्रीमिस्ट का कहना है कि नहीं, हम लोग स्वदेशी से पीछे नहीं हट सकते, बाइकआउट तो करना ही करना है। ये बैकग्राउंड है पूरे इसमें। मतलब मारपीट तक हुआ 1907 में, जो सूरत का सेशन हुआ था कांग्रेस के, उस सूरत के सेशन में पूरा झगड़ा हुआ है। तो अंतिम में चूँकि जो मॉडरेट है उनकी संख्या भी ठीक ठाक थी और वो कहीं कहीं लीड कर गए। और चूँकि आप देख रहे हो कि मॉडरेट का कंट्रोल किस लेवल पर था, तो रास बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट हो जाते हैं सूरत सेशन में, राइट। अब तिलक जो है, तिलक को बोलने तक का परमिशन नहीं दिया गया कि भाई ये तो बड़ा क्रांतिकारी आदमी है, ये बोलना शुरू करेगा, पूरा मॉब अपने तरफ खींच लेगा। उस कंडीशन में तिलक को स्पीक, बोलने तक का परमिशन नहीं दिया गया, है ना। और एक्सट्रीमिस्ट जो है इसमें उसको वो कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसमें प्रोटेस्ट बाय थ्रोइंग एग फुटवेयर डिमांडिंग द मीटिंग बी कैंसिल्ड। अब एक्सट्रीमिस्ट, चूंकि रास बिहारी घोष को बना दिया गया, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मीटिंग ही लीगल नहीं था, है ना। इसमें अंडे चले, जूते चप्पल चले, है ना। अच्छी भाषा में लिखा हुआ है थ्रोइंग एग एंड फुटवेयर। आम बोलचाल की भाषा में है कि जूता चप्पल दबा के चला,
एक दूसरे पे कुर्सी उर्सी भी उठा के फेंका गया था। लेकिन ओवरऑल जो भी हो, मॉडरेट ने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को टेक ओवर नहीं करने दिया कांग्रेस। अब कोई विकल्प नहीं बच जा रहा है, अब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा। बोथ साइड्स ऑफ फ्रेम कंप्राइज वाज रीच्ड, मॉडरेट हैड सेपरेट इन मीटिंग गोल सेल्फ गवर्नमेंट। अब मॉडरेट अपना अलग मीटिंग कर रहा है विद इन ब्रिटिश एम्पायर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड एक्सपेल्ड द एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट अपना मीटिंग किया और मीटिंग में कहा गया कि हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चलेंगे, राइट, और ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको बाहर निकालो। तो इनको फेंक दिया गया उठा के बाहर। अब इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा, क्यों इम्पैक्ट क्या होगा कि मॉडरेट की जो बातें हैं वो मास लेवल के लोगों को, आम जन को, कॉमन पीपल को उतनी खास जम नहीं रही है कि क्या हमेशा आप रिक्वेस्ट मोड में लगे रहते हो। तो उस कंडीशन में ये जब एक्सट्रीमिस्ट को बाहर करोगे तो तुम्हारा मास सपोर्ट चला जाएगा और तुम्हारा जब सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाएगा, राइट। तो ये एक कहानी होगी। कांग्रेस और वीकेंड लॉस्ट रिस्पेक्ट अमंग द पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियन एंड स्पेशली यूथ। क्योंकि लोकमान्य, जब यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चैलेंज चाहिए, यूथ को कुछ एक्साइटिंग कुछ टारगेट चाहिए जिससे उसका एड्रेनल रिलीज हो सके, कि एकदम जाकर ब्रिटिशर्स पे हमला कर दो, है ना, उसके दुकानों को जला दो, हमला इन द सेंस धरना एंड जो भी व्हाटएवर, तो उसको ताकि एड्रेनल रिलीज हो, तो वो यूथ को पसंद आएगा और इस तरह की बातें जो करेगा, है ना। इसलिए देखते होगे कि राइट विंग वाली जो पॉलिटिक्स होती है, तो राइट विंग मेजोरिटी में जो है वो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है ना। और लेफ्ट और जो सेंटर्ड वाला पॉलिटिक्स है, लेफ्ट वाला तो इंटेलेक्चुअल को अट्रैक्ट करता है और सेंट्रल वाला जो है वो बीच बीच में रहता है मामला, ठीक है। ये वाला सीन था। तो ये हो गया कि यूथ से तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम निकला, ठीक है। मॉडरेट लीडर मोस्टली विड्रॉ, ओनली गोखले कंटिन्यू एक्टिव वर्क विद ए स्मॉल ग्रुप। मॉडरेट में जितने भी लीडर्स थे वो सारे लीडर्स तो चूंकि 1885 से ये लोग वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो तब भी उनकी एज होगी। तो ये उसमें मैक्सिमम जो है दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, व्हाटएवर, बहुत सारे लोग थे, तो सबकी काफ़ी एज हो गई है अब, है ना। तो धीरे धीरे ये लोग अपने अपने पॉलिटिकल कैरियर से, चूँकि मूवमेंट नहीं था तो एकमात्र कहा गया कि गोखले ही कंटिन्यू कर पाए, बाद बाकी जितने भी मॉडरेट थे धीरे धीरे वो नेशनल पॉलिटिक्स से बाहर चले गए। और नेशनल मूवमेंट डिक्लाइन आफ्टर 1908। तो 1908 में क्या हुआ, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो स्वदेशी मूवमेंट में सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, राइट। और जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ सूरत में, इसमें एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया गया कांग्रेस से। मॉडरेट में जो लीडर थे वो धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्टिविटी में उतना एक्टिव नहीं रह पाए, तो नेशनल मूवमेंट 1908 से कंटिन्यू डिक्लाइन पे हो गया। और 1908 में एक और कांड होगा, क्या, तिलक को जेल हो जाएगी, राइट। तिलक को जेल हो जाएगी 6 साल की, 6 ईयर्स के लिए तिलक को जेल हो जाएगा कि तिलक ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम मारा था, है ना। तो जो भी ये क्रांतिकारी लोग थे, इनके सपोर्ट में एक आर्टिकल लिखा था तिलक ने, है ना। और चूंकि ऑब्वियस है तिलक क्रिटिसाइज तो करते ही हैं ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा, तो तिलक ने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स को और राजद्रोह का उन पे केस लगा कि भाई आप गवर्नमेंट को फंक्शन करने में परेशानी पैदा कर रहे हो, तो उनको 6 ईयर्स की जेल हो जाएगी और पूरा जेल, तिलक पूरे 6 ईयर जेल में रहेंगे, राइट। ये कहानी होती है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों की तरह तिलक को बीच में रिलीज नहीं किया गया है। अरविंदो घोष नोटेड द डिक्लाइन ऑफ नेशनलिज्म पोस्ट स्प्लिट। तो अरविंदो घोष ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मैं जेल गया था तो हर इंसान जिंदा लग रहा था, वंदे मातरम जो है वो हवाओं में गूंज रहा था, और जब मैं जेल से बाहर आया तो ऐसा लग रहा है कि वो देश ही नहीं है, राइट। दैट इज अरविंदो घोष। तो अब है कि अरविंदो घोष जेल में, तिलक जेल में, एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, मॉडरेट कह रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चलेंगे। तो मामला हो गया कि अब तो ठंडा और डिक्लाइन पे नेशनलिज्म हमारा चला गया। तो यहाँ पे ये कहानी होती है। अब जब तक तिलक जेल में है तब तक आप भी आईएनसी को होल्ड पे रखिए, तिलक वापस आएंगे तो फिर
क्या कहते हैं उसको, गर्मी आएगी, है ना। उससे पहले हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं मुस्लिम लीग को। ये कांड भी इसी पीरियड में, हम लोग चूँकि टाइम फ्रेम से चल रहे हैं, है ना, कि 1885 में क्या हुआ, फिर 1905 में क्या हुआ, फिर 1907 में क्या हुआ, फिर 1906 में अब देख रहे हैं कि इसमें मुस्लिम लीग कैसे एस्टेब्लिश्ड होता है, इन तमाम चीज़ों। फिर आगे बढ़ते हुए तिलक को फिर जेल से बाहर लाएंगे, है ना, फिर होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड होगा, फिर उसका वर्क होगा, फिर होम रूल लीग के बाद गांधी की एंट्री होगी कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, इंडिया में क्या किया, फिर गांधी के तीनों मूवमेंट, है ना, फिर आईएनए का एस्टेब्लिशमेंट होता है, आज़ाद हिंद फौज, उसको एक देखेंगे। फिर एक जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको देखेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें। अब है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हो रहा था, राइट, तो वो हिंदू कम्युनिटी में भी हुआ, हम लोगों ने देखा था, अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटी में भी हुआ। चाहे राजा राम मोहन राय का मूवमेंट हो, वो हिंदू मूवमेंट था, आर्य समाज का हो, विवेकानंद का, उसी तरह से यहाँ भी है ना। तो सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहा है ना। और इसमें से अलीगढ़ मूवमेंट जो था, ये वेस्टर्न की तरफ, वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था कि वेस्टर्नाइजेशन को अपनाइए, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लो। अगर अलीगढ़ मूवमेंट पे इस्लामिक कम्युनिटी आज तक चल रही होती तो यहाँ की इस्लामिक कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ चुकी होती, राइट। क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे थे कि उसको कंटिन्यू किया जाए। अब यहाँ पे है कि कुछ ऐसा हुआ हिंदू रिफॉर्म में कि जिससे जो इस्लामिक लोग थे, इस्लामिक सोसाइटी थी, उसको एंजाइटी होने लगी। क्या हुआ ऐसा, मैंने बताया भी था। ये सबसे पहले ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है आर्य समाज मूवमेंट का, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखी, दैट नेम वाज गौ करुणानिधि, है ना, गौ करुणानिधि। ये तो यहाँ पे कहा गया कि हम लोग, चूंकि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं आर्य समाज में कि हम वेदों की ओर लौटो, तो वैदिक पीरियड, तो गाय के लिए यहाँ पे था क्योंकि उनका वो कमर्शियल वो है, एनिमल है, तो वहाँ पे गाय को अघन्या कहा गया कि आप इसे मार नहीं सकते हो। तो उस बैकग्राउंड पे आर्य समाज ने काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट चलाया, राइट। और मास स्केल पे लोग बीफ खाते हैं, तो वहाँ पे ये मामला कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसके अलावा ये जो है सरस्वती जी, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया। व्हाट इज द शुद्धि मूवमेंट? दैट इज द कन्वर्जन। पहले कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में है, मुस्लिम इस्लाम में है, हिंदू में कन्वर्जन नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कन्वर्जन का। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, यहाँ भी कन्वर्जन हो सकता है। कैसे होगा कन्वर्जन? तो शुद्धि मूवमेंट। अगर आप भटक गए थे रास्ते से, है ना, आपने कोई रिलीजन अपना लिया, तो आप फिर से इस सोसाइटी में वापस आ सकते हैं, है ना, आपका शुद्धि होगा, राइट। और कुछ रिचुअल करके इसको फिर से हिंदू रिलीजन में डाल दिया जाता था। तो सवाल है कि किसको डालोगे? जो नॉन हिंदू है। नॉन हिंदू कौन है मेजोरिटी में? इस्लामिक लोग हैं। तो उस कंडीशन में ये मामला आ गया कि मतलब आप कन्वर्जन कर रहे हैं इस्लामिक लोगों का या क्रिश्चियन लोगों का, किसका? हिंदुज़म में। इससे भी इस सोसाइटी में स्ट्रेस हो गया। तो आर्य समाज मूवमेंट, राइट, कॉ प्रोटेक्शन, और इसी पीरियड में आपने देखा कि दंगे भी होते हैं, शुद्धि मूवमेंट। इसके अलावा आप देखते हो रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद का इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये भी वैदिक चीज़ों पे, रिचुअल्स पे, उसमें नॉलेज पे काफ़ी वो डाल रहे थे, सोसाइटी पे असर, है ना, कि और इससे इस्लामिक सोसाइटी एक स्ट्रेस में चला गया, इस्लामिक सोसाइटी, राइट। अब है कि आर्य समाज प्रमोटेड हिंदू सुप्रीमेसी। आर्य समाज ने बहुत सारी बातें कही थी। द वेदाज पॉपुलराइज नमस्ते ग्रीटिंग, है ना। तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, और हमारा जो सिविलाइजेशन है ये बहुत पुराना है, राइट। अब नमस्ते जो ग्रीटिंग है, मिलने पे एक दूसरे, अभी भी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे, पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली के एरिया में, तो हाँ नमस्ते बहुत कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको प्रणाम नहीं करते हैं। जनरली ईस्ट इंडिया में जाके लोग प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। फिर वेस्टर्नाइजेशन में ये हाई हेलो में मामला चला गया, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये नमस्ते था। तो ये भी प्रमोट किया गया, जैसे इस्लाम में था सलाम वालेकुम है, उसी तरह से ये, तो ये भी तो आप किसी के काउंटर में कर रहे हैं, तो वो सामने वाला सोसाइटी स्ट्रेस में चला गया, कह रही तो खतरनाक काम हो रहा है, राइट। अब है
इसी बैकग्राउंड में क्या हुआ कि फर्स्ट मेजर कम्युनल राइट हुआ 1881 में। चूंकि ये दोनों सोसाइटी में स्ट्रेस पैदा कर रहा है। हाँ, ये सारी बातें हिंदू सोसाइटी के रिफॉर्म की है, बट इसमें जिस अपोजिशन की बात कर रहा है कि आप शुद्धि कर रहे हो तो किसकी शुद्धि कर रहे हो? अगर आप गाय को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो गाय मतलब असुरक्षित कब थी, है ना? उसके सेफ्टी को क्या हो गया था? तो क्यों? क्योंकि बीफ खाया जाता था। अभी भी लोग इंडिया में खाते हैं, वर्ल्ड वाइड खाते हैं, राइट? तो अब यहाँ स्ट्रेस हो गया, राइट? तो ये स्ट्रेस दो मेजर कम्युनिटी में होगा। क्रिश्चियनिटी तो बहुत छोटा सा कम्युनिटी था, तो इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लामिक सोसाइटी और हिंदू रिलीजन का हिंदू सोसाइटी, इस दोनों में स्ट्रेस हो गया, राइट? अब इसके अलावा क्या हो गया और आगे, ये मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लीग, ये ऊपर में लिखा हुआ है, तुम्हें दिख रहा है, मुझे इधर देखना होता है तब दिखता है, राइट? अब है कि ये मुसलमानों के बीच में एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक्साइटमेंट, एक गुस्सा तो है ही। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग कैसे बना, इस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रिटिश रोल इन बंगाल पार्टीशन, तो बंगाल को बांटा गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, है ना? इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो इस्लामिक, जो मुसलमान हैं, वो तो एक्चुअली में इंडिया के रूरल क्लास रूलर थे, रूल करते थे इंडिया को। तुम कहाँ यहाँ आम पब्लिक बने बैठे हो, राइट? तो यू आर अपर देन हिंदू सोसाइटी। इससे भी जो थ्योरी आया था ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल वाला, तो वो थ्योरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे एक और काम क्या किया, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पर अभी भी जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे उर्दू बोली जाती है, फारसी बोली जाती है, इस्लामिक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे। वहाँ पे जो है सेकेंड लैंग्वेज के फॉर्म में, है ना, हिंदी को इमर्ज कर दिया गया, राइट? अब ये प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो हिंदी को इमर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे हुआ कि भाई आप हिंदी क्यों कर रहे हैं? अब जो हिंदी पट्टी के लोग हैं उनके लिए तो ठीक था मामला कि हिंदी तो क्या है, लेकिन ये सोसाइटी को डिवाइड कर रहा था कि भाई हम मेजोरिटी में लोग उर्दू बोल रहे हैं तो तुम हिंदी क्यों लगा रहे हो, राइट? तो हिंदी को लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब ये बैकग्राउंड है सोसाइटी में। क्या बैकग्राउंड है? हर चीज़ के होने का एक बैकग्राउंड होता है, बिना बैकग्राउंड के कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ पॉजिटिव बैकग्राउंड होते हैं, कुछ नेगेटिव बैकग्राउंड होते हैं, और दोनों के मिलने, चाहे इंसान हो, कोई घटना हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो जीवन में। अगर मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में इतना करप्शन नहीं होता तो मोदी जी नहीं आते। अगर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे से गवर्नमेंट चलाते, कोई स्कीम नहीं होता, तो फिर मोदी जी का इमरजेंसी नहीं हो पाता, राइट? तो बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी गए थे पाकिस्तान के ट्रैवल पे, और वहाँ पे उन्होंने जिन्ना को सेकुलर कर दिया था। वहाँ से पॉलिटिकली उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। अगर लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान नहीं जाते और जिन्ना को सेकुलर नहीं बोलते तो फिर मोदी जी का इमरजेंस नहीं होता, राइट? तो जो ये जैनियों ने बताया था, दैट इज कॉल्ड अनेकांतवाद थ्योरी, राइट? तो मल्टीपल डायमेंशन से चीज़ें मिलती हैं तब वो एक घटना होता है कि एक एंगल हो सकता है ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और सारा एंगल जब मिलता है तब जाके वो आदमी या वो सिचुएशन क्रिएट होता है, राइट? उसमें से 2 4 5 जितना एंगल हम देखने की कोशिश करते हैं वो हम देख पाते हैं, राइट? अब है कि कैसे ये मुस्लिम लीग बना। तो 1905 में एक मुस्लिम डेलीगेशन जो था आगा खां के कंट्रोल में, लीडिंग में, लीडरशिप में, लॉर्ड मिंटो से मिला। कहाँ मिला? शिमला में। और वो अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ इंश्योरेंस, है ना, और कुछ तरह के सहूलियतें मांग रहे थे। तो लॉर्ड मिंटो ने इन्हें सजेस्ट दिया कि आप लोग जो ये अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ ग्रुप में आके मिलते हो और अपनी बातें रखते हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लो, जैसे आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो इस मुसलमानों का एक अपना अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। चूंकि ब्रिटिशर्स को ये बात 1857 के रिवोल्ट में ही समझ में आ गया था कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी अगर दो कम्युनिटी है तो दोनों को अलग करना होगा, है ना, डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी। तो यहाँ पे मिंटो ने ये अपना प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया और 20 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश्ड किया गया, राइट?
कहाँ? ढाका में। ढाका में एक मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था, है ना। ये लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, वहाँ पे ऑलरेडी एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें सारे इस्लामिक स्कॉलर को बुलाया गया था, लीडर्स को। नवाब सलीमुल्लाह, है ना, एंड आगा खां, ये सारे लोग वहाँ पे जो बड़े बड़े नाम थे इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक सोसाइटी में, वो सब वहाँ पे थे। और उन लोगों ने मिलकर 20 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया। और 1906 में एस्टेब्लिश हुआ, 7 में इसका कोई सेशन नहीं होता है। 1908 में मुस्लिम लीग की का सेशन होता है कहाँ पे? सेकेंड कॉन्फ्रेंस होगा कहाँ? अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में आगा खां को लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा रहेंगे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि आगा खां बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे। तो आगा खां को यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया, राइट। अब ये कब हुआ? 1908 में। और मिंटो ने 1905 में बोला ही था। यहाँ पे आ गया मर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, है ना। है ना। इसमें क्या कहा गया कि सेपरेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग सिक्योर द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड गेंड इनकरेज रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि मुसलमानों को अलग से एक सेपरेट वो दिया जाएगा कि आप यहाँ पे एक अपना रिप्रेजेंटेशन दो। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। चूँकि आप ये देखोगे कि जब 1909 में ये आता है कि हम आपको एक सेपरेट इलेक्शन का इलेक्टोरल एरिया दे देते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट। व्हाट इज़ द सेपरेट, क्या होता है ये समझते हैं। कि जैसे मान लो अभी क्या है कि इस एरिया में जितने भी पॉपुलेशन रहता है, ये पॉपुलेशन के लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिप्रेजेंट करेगा इनको। यहाँ पे कहा गया नहीं, इस एरिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका एक अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना, और हिंदुओं का एक अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब इस एरिया में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो इधर वोट करेंगे। तो रिलीजन के बेस पे दोनों को अलग कर दिया गया। दैट इज द, बाद में ये आगे बढ़ के एंग्लो इंडियंस को भी मिलना शुरू हो जाएगा और ये कहानी आगे चलेगी। तो इसी पे गांधी जी भी बाद में जो दलितों के लिए भी किया गया था, तो गांधी जी पुनः पैक्ट करते हैं अंबेडकर के साथ मिलकर, वो सब कहानी तो आगे देखेंगे ही। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी ये हुआ, अब यहाँ आईएनसी को ये डिक्लाइन करना चाहिए था कि हम ये नहीं मानते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि लखनऊ पैक्ट होता है, राइट। और लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस जो है एक्सेप्ट कर लेती है सेपरेट इलेक्शन को, और ये 1916 में हुआ। और 1928 में जब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट आती है, तो नेहरू रिपोर्ट में वहाँ कांग्रेस डिक्लाइन कर जाती है कि नहीं, सेपरेट नहीं होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग यहाँ से फिर अपना रास्ता पकड़ लेता है, और फिर जिन्ना तो है ही। और ये आते आते मामला यहाँ जाता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बन जाते हैं। तो ये 1909 से ये कहानी शुरू होती है। मैंने आपको क्या बताया कि हर बात के पीछे मल्टीपल डायमेंशन के कारण होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट 1916। तिलक वाज रिलीज्ड आफ्टर 6 ईयर इन मांडले जेल। मैंने बताया था कि तिलक अरेस्ट कर लिया गया था 1908 में। 1914 में तिलक, 1914 या 1914 के लास्ट में तिलक मांडले से निकलते हैं, राइट। तो अब तिलक को भी दिखाना था कि वो फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, राइट। और उनके अंदर वो जो फायर है ना, पुष्पा वाला, वो अभी तक एग्जिस्टिंग है। तो तिलक वाज रिलीज 6 ईयर में। अब यहाँ पे हुआ कि कुछ तो किया जाए। ये देखो, ये पीरियड कब का है? ये पीरियड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच की ये कहानी है। तो ये पूरा पीरियड है। इस पीरियड में अब ये है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है कांग्रेस में फिर से इंटर करते हैं, और लखनऊ में सेशन होता है। कहाँ? 1916 में एक सेशन होता है लखनऊ में। लखनऊ पैक्ट क्यों फेमस है? लखनऊ पैक्ट फेमस है, मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के कारण ये फेमस है। अब यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड वॉर का क्राइसिस चल रहा है। अभी तक मुस्लिम जो थे वो प्रो ब्रिटिश थे। अब यहाँ पे आके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये एंटी ब्रिटिश हो गए,
राइट। और कांग्रेस के क्लोज हो गए। कांग्रेस तो एंटी ब्रिटिश था ही, लेकिन जब से मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड हुआ तब से लेकर अभी तक मुस्लिम लीग प्रो ब्रिटिश था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब जो तुर्की वहाँ पे, हाँ तुर्की पे ना, हाँ तो तुर्की पे जो ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और तमाम तरह की बातें, इसीलिए देखोगे कि आगे खिलाफत मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा ठीक इसके जस्ट बाद, राइट। तो यहाँ अब एंटी ब्रिटिशर्स हो गए तो कांग्रेस के क्लोज हो गए, है ना। जिन्ना, गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय प्लेड क्रिटिकल रोल कांग्रेस लीग कोऑपरेशन, क्योंकि अब कांग्रेस को भी लीग को भी इस ब्रिटिश के खिलाफ कोई मूवमेंट चाहिए था, करना था, मूवमेंट करना था, और आईएनसी को भी करना था। तो इसमें गांधी और जिन्ना तमाम तरह के लोग ने कहा कि हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा कोई मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हुआ कि इकट्ठा कैसे होंगे, हम दोनों का एरिया तो अलग अलग है, तो क्या करना है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, एरिया इन द सेंस इंटरेस्ट का एरिया, मुस्लिम लीग इस्लामिक ओरिएंटेड बात कर रही है कि जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और आईएनसी कह रहा है हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो मुस्लिम लीग हेल्ड एनुअल सेशन सेम सिटी, लखनऊ में ही मुस्लिम लीग ने अपना कॉन्फ्रेंस बुलाया, एनुअल सेशन बुलाया, और कांग्रेस ने भी अपना एनुअल सेशन लखनऊ में ही बुलाया, ताकि दोनों के लीडर्स वहाँ इकट्ठा होंगे, आपस में मिलेंगे, तो बातों को एक दूसरे से शेयर करेंगे। बोथ एग्री टू प्रेजेंट जॉइंट डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कांग्रेस मेड कंसेशन ऑन सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम। तो अब यहाँ पे था कि दोनों मिल के हम लोग ब्रिटिशर्स से एक कुछ जो भी डिमांड है उस समय वो रखेंगे, और अब मुस्लिम लीग को आपको अपने साथ लेना है, तो जो उसको सेपरेट इलेक्शन का राइट मिला था उसको आपको एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे आके वो एग्री कर जाता है कांग्रेस, यहीं से कहानी शुरू होती है। कांग्रेस को ये एग्री नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांटेड बाय द 1909 एक्ट में, राइट। बोथ पार्टीज एग्रीड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड लखनऊ सेशन, कि जो स्टेट में, कंट्री में नहीं, स्टेट में जो लेजिस्लेचर का इलेक्शन होगा उसमें सेपरेट सेपरेट वोटिंग होगी, और कांग्रेस ने उसको एग्री कर दिया। द डिमांड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल इन ब्रिटेन वाइल रिटर्निंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये सब तो डिमांड किया गया था। बोथ ज्वाइंट डिमांड द ऑल मिलिट्री पोस्टेड फील्ड बाय इंडियंस, ये ज्वाइंट डिमांड्स रखे गए थे। अब यहाँ पे एक लखनऊ पैक्ट का जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो लखनऊ पैक्ट है, तीन थ्योरी आप देखो, 1906 में मुस्लिम लीग का बनना, 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म का आना, राइट, और यहाँ पे आप देखो कि 1916 में लखनऊ पैक्ट का होना। फिर आगे कहानी चलेगी तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कैंसिल, खारिज किया कि भाई सही नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हुए 1940 में जिन्ना का वो डिमांड पाकिस्तान चाहिए, और 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो ये कुछ टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के थ्रू इंडिया का बंटवारा हो गया, जो अच्छी बात नहीं थी, ये नहीं होना था, राइट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ब्रिटिशर्स, अगर हम लोग आज एक जो इंडिया था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इंक्लूडेड है, तो समझो कि हमारा चैलेंजर कौन होता। और जिस हिसाब से इंडिया का आज का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चल रहा है, उस कंडीशन में चीन और हम दो ही इधर थे। हमारे पड़ोस में एक तरफ अफगानिस्तान होता, दूसरा ईरान होता। ईरान से पाइपलाइन से हम लोग तेल ले लेते, कोई सैंक्शन काम ही नहीं करता, उसको बदले में सामान दे देते। अफगानिस्तान में फिर चूँकि अब वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान बहुत स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, जिसमें आपने देखा कि रसिया ने भी अटैक किया अफगानिस्तान पे, ब्रिटेन ने भी अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने भी अटैक किया। तो वो हमारे सराउंडिंग होता, तो हम उसको अपने हिसाब से ठीक ठाक करके रखते। हमारा पड़ोसियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पाकिस्तान ही नहीं होता तो रक्षा बजट इतना रखने का, जो डिफेंस जो बजट है वो इतना रखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि चाइना के साइड से तो हिमालय है। तो आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर हमारा जो पार्टीशन नहीं होता तो टेररिज्म नहीं होता, पार्टीशन नहीं होता तो अफगानिस्तान पर अटैक नहीं होता अमेरिका का, पार्टीशन नहीं होता तो ईरान को इतनी समस्या नहीं झेलनी पड़ती। और जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, जिससे पूरा वर्ल्ड घबराया रहता है कि ईरान क्या करेगा, या सऊदीया में क्या चल रहा है, इराक में क्या चल रहा है, चूँकि हमारा डायरेक्ट बॉर्डर ईरान से लगता, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। तो ये मल्टीपल डायमेंशन है, तो पूरा वर्ल्ड मैप चेंज हो गया
सिर्फ पार्टीशन ऑफ इंडिया से। अब चाइना पाकिस्तान के सर पे हाथ रख देता है, कभी अमेरिका पाकिस्तान के सर पे हाथ रख देता है और वो हम ही से लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है, कोई मतलब ही नहीं है। टेरिटोरियल थोड़ा सा एरिया है, वो जब तक गवर्नमेंट रहती है, जब तक कंट्री है, तब तक ये सब चलता रहेगा। कश्मीर कुछ इशू ही नहीं है, वो इंडिया के साथ उसका एग्रीमेंट था, तुमको इज्जत से मान लेना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातें, राइट। तो ये एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड ने, अब जिन्ना तो उसमें बहुत खुश हुए कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाए हैं, है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए और समस्या बढ़ गई। तो यहाँ पे ये मामला हुआ। तो अब क्या है, यहाँ मैं बता रहा था कि लखनऊ पैक्ट में तो वो कहा गया, एक्सेप्ट कर लिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, राइट। और 1928 में मोदी नेहरू रिपोर्ट ने वो कैंसिल कर दिया। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी वो, जवाहरलाल नेहरू की नहीं। दिस कंसेशन कॉज्ड जिन्ना बिकम द रिजिड टू डिमांड्स एंड कंट्रीब्यूट द पार्टीशन ऑफ इन इंडिया। तो ये मैं पूरी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया का पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब अगला हमारे पास आएगा होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट को देखते हैं।